महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी की है और आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। और फर्स्ट यूनिट में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, तो एजुकेशन और साइकोलॉजी के हम अलग अलग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट में दे रखा है कि डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन और नेचर के बारे में पता होना चाहिए। और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमें एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों शब्द के अलग अलग अध्ययन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा व मनोविज्ञान का अर्थ व परिभाषा। आज की क्लास में हम शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को और परिभाषा का हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा अनादिकाल से चली आ रही है और ये इंसान के व्यवहार को परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया है, उसके विकास करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा ने मनुष्य को सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विकसित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि मानव व्यवहार के परिमार्जन का सशक्त अंग है। शिक्षा से ही मानव के व्यवहार का परिमार्जन किया जा सकता है और मनोविज्ञान इंसान के व्यवहार का अध्ययन करने का विज्ञान है। मनोविज्ञान के माध्यम से हम इंसान के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और शिक्षा इंसान के व्यवहार को परिवर्तित करती है। इस तरीके से शिक्षा का और मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि एक क्या कर रही है, इंसान के व्यवहार में परिवर्तन ला रही है और दूसरे इंसान के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका अध्ययन कर रही है। इस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय बन जाता है जिसमें हम इंसान के व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन लाना है और क्या करना है, इन सब का हम जो है अध्ययन करते हैं। और इन सब को जानने से पहले हमें शिक्षा और मनोविज्ञान के शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षा के आधुनिक अर्थ की, क्योंकि शिक्षा के शब्द को लेकर आज भी मनोवैज्ञानिक हो या शिक्षा शास्त्री हो, चाहे कोई भी विद्वान हो, एक मत नहीं है। इसके अनेक कारण हैं, क्योंकि इसका जो वास्तविक रूप है आधुनिक काल में स्कूल के पठन पाठन की क्रिया से माना जाता है कि जो पढ़ाई स्कूल में कराई जाती है वही शिक्षा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षा का कार्य इंसान का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में उसका शरीर का भी विकास करना, आत्मा का भी विकास करना और मस्तिष्क का भी विकास करना। सिर्फ पठन पाठन की क्रिया तक ये सीमित नहीं किया जा सकता। ये इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के विकास से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। और प्राचीन काल में तो हमारे मनीषी जितने भी हुए उन्होंने माना है कि सा विद्या या विमुक्त्य, मतलब विद्या वो है जो मुक्ति दिलाए, सांसारिक बंधनों से जो मुक्ति दिलाए वही विद्या है। और इसका महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है। इसे मनुष्य की तीसरी आँख माना गया है, तीसरा नेत्र माना गया है। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरी आँख है। अब हम बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है और शिक्ष का मतलब होता है सीखना। और सीखने की प्रक्रिया में हम जानते हैं शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। जब शिक्षक और छात्र एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को एजुकेशन के रूप में जाना जाता है, एजुकेशन कहा जाता है। और एजुकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। कुछ का मानना है कि एजुके से हुई है, कुछ का मानना है एजुसे से
हुई है। और इन सभी शब्दों का का जो अर्थ है लगभग समान है, नेतृत्व देना या बाहर लाना। मतलब हम कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर शक्तियों को बाहर लेकर आना, ये जो अंदर है उसे बाहर की ओर विक्षेपित करना। इंसान के जन्मजात शक्तियों को बाहर लेकर आना ही शिक्षा कहलाती है। आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है और डगलस और हॉलैंड ने लिखा है, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। हम कह सकते हैं कि इंसान के जीवन में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो शिक्षा से ही प्रभावित होते हैं। इसलिए जीवन काल में होने वाले सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए शिक्षा शब्द का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यक्ति जन्म के समय असहाय होता है, दूसरों की उससे सहायता होती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो दूसरों पे पूरी तरीके से निर्भर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वातावरण के अनुकूल होना सीख जाता है और ये सीखना ही शिक्षा कहलाती है। जब हम अपने वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं या दूसरों को वातावरण के अनुकूल होने में मदद करते हैं तो वो शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिवर्तन करके हम अपने समाज के साथ, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, उसके कल्याण के लिए, उसके प्रगति के लिए कार्य करने लग जाते हैं। इन सब के आधार पर कह सकते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर और अपूर्ण है। मतलब शिक्षा का काम है मनुष्य और समाज का निर्माण करना, और अगर ये कार्य वो नहीं करती है तो शिक्षा से ज़्यादा गरीब और शिक्षा से ज़्यादा इनकम्प्लीट कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम अध्ययन करेंगे आधुनिक परिभाषाओं की। अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग रूप से शिक्षा को परिभाषित किया है। अब हम उसी का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। फ्रेंडसन कहते हैं क्या आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। मतलब शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो। डमविल कहते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति को उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते हैं। मतलब उनके अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सारे प्रभाव सम्मिलित किए जा सकते हैं जो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक उसे प्रभावित करते रहते हैं। मतलब सारे अनुभव, सारे प्रभाव जो उसके जीवन को परिवर्तित करने में या प्रभावित करने में भूमिका अदा कर रहे हैं वो शिक्षा के अंदर सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसके अलावा यूलिच कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। ये सामाजिक प्रक्रिया है, इसको समाज के संपूर्ण और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। इन्होंने शिक्षा को एक सामाजिक क्रिया बताया है। समाज में रहकर ही इंसान शिक्षा ग्रहण करता है, बिना समाज के व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकती। इसलिए उनका मानना है कि शिक्षा को समाज से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। इसी तरह डॉक्टर डुइस कहते हैं जॉन डुई कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। मतलब उनका कहने का है कि व्यक्ति के अंदर वह सारी योग्यताओं का विकास करना जिससे कि वह अपने वातावरण पर नियंत्रण कर ले या उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर ले और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। मतलब जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो तरक्की करने की जो संभावनाएं उसके अंदर है, उनकी पूर्ण अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसी को ही शिक्षा कहा जाता है। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। मतलब जब व्यक्ति सिर्फ
व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना उनके अनुसार शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का जब वो सर्वोत्तम ढंग से, सबसे अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करना वो सीख जाए, तो उनके अनुसार वो व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण कर ली है। शिक्षा के अर्थ और परिभाषा जानने के बाद अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, क्योंकि मनोविज्ञान बहुत पुराना विषय है और मनोविज्ञान के बारे में भी बहुत से शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है, खास करके इसके अर्थ के बारे में, क्योंकि इसका अर्थ प्राचीन काल से लगातार बदलता आ रहा है। मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में हुई थी और उसके बाद इसने समय समय पर अपने अर्थ में परिवर्तन होता रहा है, इसके अर्थ में परिवर्तन होता रहा है। अब इनके अर्थ के परिवर्तनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था और ये अरस्तु हैं या प्लेटो हैं, ये जो जितने भी शुरुआत के वो हैं मनोवैज्ञानिक हैं या शिक्षा शास्त्री हैं, उनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से भी प्रतीत होता है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लॉजी से। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, या क्योंकि लॉजी जो शब्द है वो लोगस से बना है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ हो गया स्टडी ऑफ द सोल, आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए शुरुआत में मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा गया, और प्लेटो, एरिस्टोटल और डेकार्टे ऐसे दार्शनिक थे या शिक्षा शास्त्री थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जब समय आगे बढ़ा और 16वीं शताब्दी के लगभग अंत में इसको स्वीकार करने से इंसान ने मना कर दिया। कारण था कि आत्मा का क्या रंग है, क्या रूप है, ये कैसी है, इसे बताना संभव नहीं था, क्योंकि इसकी प्रकृति स्पष्ट नहीं थी। इसलिए लोगों ने साइकोलॉजी को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया। उसके बाद मध्य युग में कुछ दार्शनिकों का मानना था कि ये मस्तिष्क का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, और इसमें मुख्यतः इटली के पोम्पो नाजी थे जो कहते थे कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान उन्होंने कहा था। लेकिन जो समस्या आत्मा के साथ थी वही समस्या मस्तिष्क के साथ थी, मन के साथ थी, और जिस प्रकार आत्मा का रंग, रूप और आकार कैसा है कोई नहीं बता सकता था, ऐसे ही दार्शनिक ये भी स्पष्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए कि मस्तिष्क की प्रकृति, स्वरूप क्या है, कोई भी इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। और परिणाम यह हुआ कि मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी सर्वमान्यता मनोविज्ञान को नहीं मिल पाई। बियंजा कहते हैं मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। आगे चलकर 16वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान के रूप में जो है बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने इसे माना, और जिसमें थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली आदि जो विद्वान थे। उनका मानना था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। लेकिन चेतना शब्द के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हो सके। दूसरा, चेतन मन के अलावा अचेतन मन होता है और अधचेतन मन भी होता है जो मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में भी स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया। ऐसे चेतना के विज्ञान के रूप में सर्वमान्यता नहीं मिल पाई। इसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे अधिक मान्यता इसे प्राप्त हुई।
और इसकी परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इसके समर्थक थे वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने माना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि सर्वसाधारण रूप से या ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता देते हैं। तो इस वक्त जो परिभाषाएं, आधुनिक परिभाषाएं जो भी दी जाती हैं वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही दी जाती हैं। वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ऐसे ही वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है मनोविज्ञान है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में, जो मनोविज्ञान को एक व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता देते हैं। और आधुनिक मनोवैज्ञानिक का मानना भी यही है, जिसमें बोरिंग, लैकफील्ड व वेल्ड कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करना है। मतलब मानव की प्रकृति क्या है जिसका अध्ययन करने का जो विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। गैरिसन व अन्य कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मतलब अगर मनोविज्ञान में हम अगर किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो मानव व्यवहार है। प्रत्यक्ष रूप से मनोविज्ञान मानव के व्यवहार से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मनोविज्ञान, स्किनर महोदय ने कहा है कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मनोविज्ञान है। मतलब जिसके अंदर व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान की बात अगर हम कहेंगे तो मनोविज्ञान की बात कहेंगे। इसके अलावा मन महोदय कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मतलब व्यवहारिकता का या व्यवहारिक सिद्धांतों की जब हम खोज करते हैं तो हम मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे होते हैं। इसके अलावा पिल्सबरी कहते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। कि मतलब हम अगर कहें कि मनोविज्ञान क्या है तो सबसे संतोषजनक परिभाषा यही होगी कि ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है। इसके अलावा वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब हम इंसान की, मनुष्य की वातावरण में वो किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है उसका वैज्ञानिक रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे मनोविज्ञान कहा जा सकता है। इसी प्रकार जेम्स कहते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। मतलब इंसान किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो वही मनोविज्ञान है। इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। हमने इसके अंदर शिक्षा का परिभाषा, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया है। इससे अगली वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।